यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं, मतलब कि ये कोड विद लॉगिन करने बोल रहा है, कर रहा था मैं। लॉगिन विद वहाँ देखिए पासवर्ड, लॉगिन विद कोड। हाँ तो कौन सा क्या कोड डाल रहे थे आप? लॉगिन विद कोड, जैसे सेलर जो होगा उसको कोई कोड मिला होगा ना, तो उसके या तो यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा, ऐसे लॉगिन कर सकते हो। अब लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान देना चाहिए भाई कैसे ये लॉगिन के क्रेडेंशियल या यूजर नेम पासवर्ड को एक कॉमन वर्ड में हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेडेंशियल। तो यहाँ भाई इसके क्रेडेंशियल तो हमारे पास है नहीं, तो अब ये देखो बिकम अ सेलर, और फिर उनकी कंट्री के हिसाब से उनके क्या होंगे, नॉर्म्स होंगे कि क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन है ना, कि जो सेलर है वो सेलर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन का मतलब जैसे कंपनी होनी चाहिए, दुकान होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए, डिमाका होनी चाहिए, होगा ना। देखो क्या क्या मांग रहे हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फ़ोन नंबर, वेरिफिकेशन कोड, वही जो फ़ोन नंबर पे OTP आएगी, सेलर टाइप, ईमेल और रेफरल कोड। इतनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ये डालोगे, ये पहला स्टेप है। दूसरा है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जैसे मांगेंगे, हो सकता है भाई कंपनी रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर दो, है ना, अब जो भी हो। इसके बाद क्या है, सेटलमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, देख लो इस बात को, समझो भाई, भले नहीं आगे कर पा रहे हो, देख तो रहे हो चीज़ें, तुम्हें अब ये अंदाजा होना चाहिए भाई सेलर से रजिस्टर हो रहा है तो सेलर की ये इन्फॉर्मेशन लगी। फिर क्या लगा, हेलो, हाँ दे दें 8-10 थे। तो क्या है भाई, रजिस्टर्ड सेलर अकाउंट है, भरना है। ये जब सब कुछ कर लोगे तब नेक्स्ट करोगे तो क्या आएगा, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, वहाँ सारी इंफॉर्मेशन डालोगे। इसके बाद नेक्स्ट करोगे तो क्या है, सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब जानते हो, जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई सामान बेच रहा है ना, तो पैसा उसे कब मिलता होगा, तुम तो पेमेंट कर दिए, वो तुम्हारी की गई पेमेंट भी जो होती है वो फ्लिपकार्ट के पास, फ्लिपकार्ट के अकाउंट में या फ्लिपकार्ट के पास जाती नहीं है। हेलो, अरे नमस्कार सर, हाँ सर क्लास में थोड़ा, हम आपसे ही बात करेंगे, बस फ्री हो जाए, ठीक है। तो क्या है, सेटलमेंट। तो एक चीज ये सब लोग एक जान लेना, जब भी कोई उस क्लास में, जब भी कोई क्या होगा, ई कॉमर्स एप्लीकेशन होगा, जब तुम पेमेंट करते हो तो याद रखना एक वर्ड आज से, पेमेंट गेटवे। क्या, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे वो एक कंपनी होती है जो, मतलब आप जब भी कहीं ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो कभी भी पेमेंट डायरेक्टली उसके पास, आप सेलर या वो कंपनी जिसके, भाई सेलर एक अलग चीज हो गया, एक सेलर हो गया, सेलर लेकिन फ्लिपकार्ट के अंडर में है ना, तो फ्लिपकार्ट के पास भी पैसा डायरेक्टली आपका जाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे खींचे या फिर ऐसे पेमेंट किए और पैसा सीधे उठ के चला गया कहाँ, फ्लिपकार्ट के अकाउंट में। तो याद रखना ऐसा होता नहीं है, किसी ई कॉमर्स के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा नहीं जाता। उसके लिए एक कंसेप्ट है जिसका नाम है, ये इंटरव्यू में पूछेंगे जरूर, जब ई कॉमर्स बताओगे तो उसमें ये चीज, ये देखो, तो जो आपका पैसा होगा वो कहाँ जाएगा, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे एक कंपनी होगी जिसका जिससे जिससे जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट वालों ने पेमेंट गेटवे से क्या की होगी, बात की होगी उस कंपनी से। अब जो पेमेंट तुम करोगे वो पेमेंट जाएगी किसके पास, पेमेंट गेटवे के पास। पेमेंट गेटवे 1 या 2 या 3 दिन जैसे तुम्हारी उससे डीलिंग होगी,
2 दिन बाद पैसा फ्लिपकार्ट के पास जाएगा। समझे? कभी भी किसी भी जब भी तुम ऑनलाइन पेमेंट करते हो जनरली किसी भी सामान को खरीदने के लिए, जैसे स्नैपडील कहीं भी चले गए, तो पैसा कहाँ जाता है? पेमेंट गेटवे पे। फिर पेमेंट गेटवे वाली कंपनी 1 या 2 दिन बाद जैसे उससे उनकी साथ डील हो, पैसा उनके पास भेजती है। अब सवाल उठता है कि भाई ये 2 दिन पैसा अपने पास रोकती क्यों है ना? वो इसलिए कि अगर सामान बेचने वाली कंपनी या वेबसाइट या ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो, तो आप पेमेंट को क्या कर सकें? रोक सकें। आप तो पेमेंट अपने SBI के कार्ड से किए, HDFC से किए, ICICI से किए, गूगल पे से किए, किसी से किए ना, आपका पैसा कट गया, आपको नहीं पता पेमेंट गेटवे कौन होता है। आप सीधा बात करोगे किससे? अपने बैंक के कस्टमर केयर से कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, हमने पेमेंट तो कर दी लेकिन हमको वो लोग जो चीज़ कह रहे हैं हमको पता चला ये गड़बड़ है, ये है, ऐसा है, वैसा है, ये मेरे पास इसका प्रूफ है, वो गड़बड़ है। तो बैंक जो होगी, बात बैंक को तो पता है ना ये जो पैसा कटा किस पेमेंट गेटवे पे गया, तो उस पेमेंट गेटवे से बोलेगी कि पेमेंट को क्या करो? होल्ड करो, रोको, या शिकायत डालेगी। पेमेंट गेटवे है, अब मान लो कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहा हो, फोटो दिखा रहा हो, किसकी फोटो दिखा रहा हो? आईफोन की, हैं, भेज दे रहा हो कोई भी फ़ोन उठा के पकड़ा के। अब आदमी की फ़ोटो देखा तो या कि भाई ऐसे तो करते हो, कौन सा हाथ में छू के सामान लेते हो? तुमने देखा, तुमको पसंद आया, तुमने परचेज, अब वो ऐसा भी कर रहेगा 1 लाख की चीज़ होगी 12,000 में बेच रहे होंगे, और तुम क्या करोगे? 12,000 रुपये पेमेंट करोगे, तो पेमेंट कहाँ जाएगा? पेमेंट गेटवे के पास जाएगा। पेमेंट गेटवे 1 या 2 दिन तक उस पेमेंट को क्या करेगा? अपने पास रखेगा। 2 दिन के बाद फिर उसको किसे देगा? उस ई कॉमर्स को देगा जिसको देना। ठीक है? अब इसी में तुम शिकायत कर दिए, इसी में तुम क्या कर दिए? शिकायत कर दिए, तो भाई जो पेमेंट है वो रुक सकती है। बात नंबर 1। बात नंबर 1, फर्जी या फालतू शिकायत भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक क्या पड़ता है? एक शिकायत पड़ती है, और पेमेंट गेटवे देखता है जब इस ई कॉमर्स की शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, तो पेमेंट क्या कर लेता है? कई बार रोक लेता है। कहता भाई तुम पहले बात करो, कस्टमर्स जो हैं उनसे मामला सेटल करो, तुम्हारे खिलाफ इतनी शिकायतें हैं, हम पैसा रिलीज नहीं करेंगे। तो अब बात समझ में आया पेमेंट गेटवे का रूल। और पेमेंट गेटवे के नाम क्या क्या हैं? कुछ फेमस नाम हैं। पेपाल, ये जो था एलन मस्क, उसी का था पहले ये पेपाल, यही बेचा था, तभी तो फिर स्पेस एक्स और दुनिया भर की सारी चीज़ें किया था। पेपाल एक क्या है? पेमेंट गेटवे है, इंटरनेशनली यूज होता है पेमेंट के लिए। समझ रहे हो? हम लोग भी जब कभी बाहर फ्रीलांसिंग का खुद का काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी जो पेमेंट मंगानी थी तो पेपाल से ही आ रही थी। ठीक है? तो पेपाल है, फेमस है। रेजर पे है या रोजर पे है? जो भी हो, रेजर पे हो, रोजर पे हो, एक ये है। एक और फेमस है स्ट्राइप। और हाँ, ऐसे तो बहुत हैं। अभी तुम नेट सर्च करोगे पेमेंट गेटवे के नाम, जैसे इंडियन पेमेंट गेटवे में देखें पेयू है, और ऐसे और बहुत हैं यार, नेट पे सर्च करो सैकड़ों नाम। अच्छा, तुम सोचोगे इनको क्या फ़ायदा हुआ? पैसा लिए, पैसा आगे दिए, इनका भी क्या होता है? कमीशन होता है कि भैया हमारे पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट आपके पास जाएगा तो हम 1% लेंगे, आधा % लेंगे, ये पेमेंट इतना हिस्सा हम लेंगे, जैसी इनकी डील रहे। ठीक है? और बहुत ऐसे उसका कि तुम्हारे यहाँ से बहुत पेमेंट आ रही है, तो कह रहा हम एक को पैसा नहीं लेंगे, आपके यहाँ पेमेंट आती रहे, 2 दिन रुक के जो हम ब्याज कमा लेते हैं वही मेरे लिए क्या है? बहुत है। हाँ, इंटरेस्ट कमा लेते हैं। तो इसलिए मतलब अलग अलग सबके क्या होते हैं उनके साथ, कस्टमर्स के साथ। लेकिन पेमेंट गेटवे याद रखना और नाम याद रखना, पेपाल, रेजर पे, स्ट्राइप। ठीक है? तो जैसे मान लो हमको किसी को विदेश पैसा भेजना हो,
तो रास्ता क्या है? एक रास्ता मेरे पास है कि हम क्या करें, अपने अकाउंट से पैसा ऐड करें। पेपाल पे पहले जाके क्या बनाए, अकाउंट। पेपाल पे अकाउंट बहुत मुश्किल काम नहीं है। पेपाल पे अकाउंट बनाना होगा, जाओगे अपनी रजिस्टर्ड यूजर नेम पासवर्ड ईमेल आईडी से तुम बनाओगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। जैसे गूगल पे में ऐड मनी नहीं करते हो, वैसे वहां भी ऐड करोगे, तुम्हारे अकाउंट से पैसा कटेगा। लेकिन वो सारी बातें डॉलर्स में करता है, तो जो डॉलर का उस समय क्या चल रहा होगा, रेट चल रहा होगा, ठीक है, उसी हिसाब से करे। जैसे तुमने 12,000 रुपये अपने अकाउंट से भिजवाए, तो डॉलर में जितना होगा उतना डॉलर तुम्हारे अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम दूसरे के पेपाल पे क्या कर सकते हैं, जैसे गूगल पे पे नहीं भेज देते हो, भेज देते हैं। इसके बाद जो दूसरा बंदा होगा वो पेपाल से अपने अकाउंट में क्या करेगा, ट्रांसफर कर लेगा। मतलब कुछ इधर उधर पैसे क्या होंगे, कटेंगे। हाँ, टैक्स तो या जो इधर उधर ट्रांजेक्शन फीस जो होगी वो कटेगी, हाँ, लेकिन इस तरह से काम होगा। तो पेमेंट गेटवे सबको याद रहेगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे भी देखो सेटलमेंट इन्फॉर्मेशन है। ये सेटलमेंट इसीलिए है कि तुम सेलर हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो देख लो भैया सेटलमेंट कब होगा, मतलब पैसा तुमको मिलेगा कब। ऐसा नहीं पेमेंट हो गया, ऑर्डर मिल गया तो तुमको तुरंत पैसा चाहिए कि पैसा भेजो तब सामान देंगे। भैया पैसा 3 दिन बाद आएगा, सामान भेजने की तैयारी तुम पहले ही करो, ठीक है। चौथा फिर क्या है, स्टोर इन्फॉर्मेशन, कि भैया भाई कहीं तो तुम्हारा गोडाउन या कुछ स्टोर होगा। जैसे फ्लिपकार्ट वाले कहीं सामान लेके कहीं जाते हैं ना, तो वो सब एड्रेस सब बताओगे। जब इतना बताओगे तब तुम एक सेलर यहाँ पे क्या होगे, एज ए सेलर रजिस्टर्ड होगे। अब यूजर नेम पासवर्ड या कोड किसी के भी सहारे तुम क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। लॉग इन विद कोड यही होगा। लॉग इन के लिए मतलब तुम्हें क्या दिए होंगे, कोई कोड जनरेट करने का ऑप्शन होगा। भैया तुम यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना चाहते, हो सकता है कोड कुछ भी हो सकता है, कोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक कोड दे देंगे, वही कोड कॉपी पेस्ट करो। देख लो लॉगिन विद कोड में क्या मांग रहे हैं। देखो कंट्री का 2 कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, फ़ोन नंबर डालो और वेरिफिकेशन कोड डालो। अच्छा ये कोड वाला मतलब वही है OTP यार, या आप यूजर नेम पासवर्ड चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, हमेशा चाहते हो मोबाइल से लॉगिन करना, तो वही ऑप्शन दे रहे हैं। और इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, सेंड कोड करोगे और कैप्चा डालोगे, जो भी है इनका लॉगिन करोगे, ठीक है। ये तो सेलर के पर्सपेक्टिव से होगा। हाँ, ये सेलर का पर्सपेक्टिव। तो यार कोई भी एप्लीकेशन होगा उसमें सेलर भी होगा और क्या होगा, कस्टमर भी होगा। फ्लिपकार्ट में भी है, सेलर है, कस्टमर है, और ऊपर कौन बैठा है, वो एडमिन बैठा है। अब जैसे देखो सेलर के बारे में अगर बहुत कुछ नहीं देख पा रहे हो, वैसे सेलर में क्या होता होगा सोचो। सेलर का अकाउंट बनाते होगे, तुमको एक डैशबोर्ड मिलता होगा, वहां से जाके जो जो सामान बेचना है तो वहां देखो प्रोडक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन होगा, वो प्रोडक्ट करोगे, दाम सेट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, है ना। कितना डिस्काउंट है, कितना रियल प्राइस है, कितना क्या है, वही सारा सब कुछ क्या करोगे, भरोगे। 100 प्रोडक्ट तुमको बेचने हैं तो अपना 100 प्रोडक्ट क्या करोगे, सेलर अकाउंट से लॉगिन करके वहां जाके 100 प्रोडक्ट क्या करोगे, ऐड करोगे। हर चीज लिखोगे भाई, साइज क्या है, फलाना क्या है, डिमाका क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है ना, वेट क्या है, कलर क्या है, हाँ फीचर्स क्या है, सारी चीज लिखोगे। फोटो 4 से 8 खिंचवाए होगे, वही 8-10 फोटो क्या करोगे, साथ में क्या कर दोगे, अपलोड कर दो। अब भाई स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है तो वो कहेगा भी कि भैया फोटो वोटो तुमको सही से इतने पिक्सल की रहेगी तभी हम फोटो क्या करेंगे तुम्हारा लेंगे। ऐसा नहीं हमारी रेपुटेशन है कि कुछ भी तुम घास भूसा ऐसे फोटो खींच के लगा दोगे तो हमारे साइट का नाम क्या होगा, खराब होगा। तुमका भी कुछ नियम होगा, भैया ऐसे ऐसे करो, हैं। तो बस यही करते होंगे सेलर। इसके बाद टेस्टिंग इस बात की भी तो होती होगी कि जैसे एक सेलर है, उसने प्रोडक्ट ऐड किया तो वो प्रोडक्ट अब कस्टमर सर्च करेगा तो वो प्रोडक्ट दिखना चाहिए, वही दाम लिखे जो उसने दिया है ना। क्या डिस्काउंट जो उसने दिया है वही डिस्काउंट यहाँ भी होना चाहिए। इस तरह से होनी चाहिए चीजें कि नहीं, बोलो। और इसके बाद उसने जो डिस्क्रिप्शन लिखी वही डिस्क्रिप्शन यहाँ आनी चाहिए। फिर वो अगर जाता है प्राइस अपडेट करता है तो यहाँ भी प्राइस तुम तो देखते ही हो ना, सामान के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, हवा में थोड़े घटते बढ़ते हैं, वो सेलर ही कम ज़्यादा करते हैं मार्केट का कंपटीशन देख के।
और अपना स्टॉक देख के, भाई सामान ज़्यादा है क्या करें, निकालें गोडाउन खाली करें, कुछ दूसरा डालना है तो हम क्या किए, थोड़ा डिस्काउंट किए और सामान को क्या किए, खाली किए। तो होता है ना ये, देख लो भाई, इस तरह से ये फीचर्स होंगे इसमें। तो ये तुम चैट जीपीटी से इसीलिए कह रहे हैं, बात करके चीज़ें तैयार करा लो कि भाई सेलर्स के हमें फंक्शनैलिटी बता दो, सेलर में क्या क्या होती होंगी, उनके लिए मेरे लिए क्या लिख दो, टेस्ट केस लिख दो, तो वो लिखेगा और मेन सारी चीज़ें देख लो। वो इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई सेलर में क्या करते थे, प्रोडक्ट कैसे ऐड होता था, अंदाज़ा होना चाहिए ना। प्रोडक्ट क्या भाई सेलर अपना ऐड कर रहा है, वो अपडेट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, 100-200 प्रोडक्ट उसके हो सकते हैं, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। जब वो प्रोडक्ट वहाँ से क्या करेगा, हटा देगा, तो यहाँ से भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। या वहाँ वो कह देगा कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। ये सारी चीज़ें कौन करेगा, फ्लिपकार्ट थोड़ी मैनेज करेगा। फ्लिपकार्ट क्या पता बेचने वाले के पास सामान कितना है और कितना नहीं है। इस फ्लिपकार्ट में लाखों सेलर होंगे, नहीं लाख होंगे हमें नहीं अंदाजा है, लेकिन देखो शायद तब भी 10-20-50 हज़ार सेलर तो होंगे ही होंगे। और हर सेलर के पास अलग अलग प्रोडक्ट है, 100 तरह के प्रोडक्ट हैं, वो लोग बेच रहे हैं, वो लोग ऐड किए हैं अपनी। जो एक सेलर होगा जो फ्लिपकार्ट से पैसे कमा रहा होगा, उसके वो 1-2 आदमी रखा होगा, या खुद ही पढ़ा लिखा होगा तो शायद खुद ही मैनेज कर रहा होगा। भाई फ्लिपकार्ट पे छोटे छोटे सेलर भी तो हैं, आप उनकी जो कानूनी प्रक्रिया है, भाई जीएसटी नंबर या हुआ, ये सब अपना आप क्या करिए, तैयार कराइए फ्लिपकार्ट पे, अपने आप को क्या करिए, रजिस्टर्ड करिए, अपने घर का एड्रेस दीजिए, यही मेरा स्टोर है, सामान दीजिए, पैक करिए, आएगा भाई लेने वाला कौन आएगा, एक बाइक से आएगा, लेके जाएगा, जिसके यहाँ पहुँचाना है पहुँचाएगा, कोरियर करना होगा तो कोरियर करेगा, आगे दूसरा बाइक वाला पहुँचाएगा, है ना। तो हर एप्लीकेशन में तो ये चीज जरूर, मेनली 2 ही चीजें हैं, सेलर और कस्टमर, सेलर प्लस कस्टमर, और एक तीसरी थोड़ी अलग चीज जो है वो है शिपिंग। शिपिंग मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, भाई मतलब उसकी डिलीवरी, शिपिंग। उसमें सब दिखता है ना फ्लिपकार्ट पे, अब यहाँ पहुँच गया है, वहाँ पहुँच गया है, अब पैक हो गया है, अब रास्ते में है ना। तो ये सभी तो टेस्ट होता होगा, ठीक है। अब लेट हो गया है, अब ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, और ये आपका नंबर है, शिपिंग नंबर है, हाँ ये डिलीवरी नंबर है, ये डिलीवरी, उसमें आदमी का भी नाम आता है ना, कौन सामान लेके आने वाला, ये डिलीवरी बॉय है, इतने बजे आएगा। चीज़ें क्या होती हैं, अपडेट होती है, यूज़ कर रहे हो ना भाई। एक शिपिंग, 3 चीज़ों पे हमें चैट जीपीटी से इसके पूछने हैं फीचर्स, हमें बताओ, फंक्शनलिटीज बताओ। नंबर 1 काम करते हैं, पहले फंक्शनलिटीज पूछते हैं इससे, ठीक है, फिर उसी को कहो कि इन फंक्शनलिटी को जरा रिक्वायरमेंट के फॉर्मेट में लिख दो, जैसे आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है। इससे बोलना है चैट जीपीटी से, तो वो रिक्वायरमेंट भी क्या कर सकता है, लिख सकता है, लिख देगा। अब इसमें एक चीज़ उससे और पूछना, लेकिन याद रख लो आजकल एक रिक्वायरमेंट वर्ड खत्म हो गया है। अब हम लोग रिक्वायरमेंट, जैसे पहले होता था, हम लोग काम कर रहे थे आज से 10-12 साल पहले ना, 8 साल 6 साल पहले, तो होता था कि रिक्वायरमेंट आई है, जो बनना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट। इस बार रिक्वायरमेंट में ये है, हर रिक्वायरमेंट की एक रिक्वायरमेंट आईडी होती थी, REQ 001, REQ 002, इस तरह से रिक्वायरमेंट की क्या होती थी, आईडी होती थी। उसमें लिखा रहता था भैया क्या क्या बनाना है, कैसे नहीं है। वही पढ़ के डेवलपर क्या करता था, डेवलप करता था, वही पढ़ के टेस्टर क्या करता था, टेस्ट केस लिखता था। लेकिन आजकल ये वर्ड खत्म हो गया, ये सब वर्ड एकदम, इसे लिखिए जितनी ये चीज़ें सीख रहे हैं। अब वर्ड चलता है यूजर स्टोरी। अब हम लोग रिक्वायरमेंट नहीं बोलते, अब हम लोग कहते हैं स्टोरी आई या यूजर स्टोरी है, ठीक है। इसकी भी आईडी होगी, इसकी भी क्या होगी, आईडी होगी, लेकिन बोलना हो गया क्या, यूजर स्टोरी, ठीक है। तो अच्छा ये सोचो, रिक्वायरमेंट था, यूजर स्टोरी बोलने लगे, मतलब इसी को थोड़ा सा और बेहतर करने के चक्कर में ये क्या है, यूजर स्टोरी, कि मतलब जो कस्टमर को चाहिए वो एक स्टोरी की तरह लिखो,
और कस्टमर के पर्सपेक्टिव से लिखो, या यूजर के क्या करो, सॉरी यूजर के किससे लिखो, पर्सपेक्टिव से लिखो। मतलब रिक्वायरमेंट ऐसे पहले लिखते थे कि यहाँ एक यूजर नेम होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, डिमकवा होना चाहिए, इसलिए 4 अक्षर लेना चाहिए, 10 अक्षर लेना चाहिए, यहाँ बटन होनी चाहिए, ऐसे लिखते थे ना। अब ऐसे लिख रहे हैं कि पहले अच्छा स्टोरी होगी, तो स्टोरी में एक कौन होता है, हर स्टोरी में एक होता है एक्टर, कि जो करता है, तो भाई एक्टर कौन हो गया, यूजर। भाई जो फिर उसमें लिखा रहेगा कि एज अ यूजर हैं हम यहाँ जाएं, हम इस पे ये इंफॉर्मेशन डालें, फिर क्लिक करें तो ऐसा होना चाहिए। मतलब उसी को थोड़ा सा अलग वे में लिखने लगे लोग, और उसी को क्या कहने लगे, यूजर स्टोरी। आई बात समझ में? तो उससे कहो हमें फंक्शनैलिटीज बताओ इस पे, उन फंक्शनैलिटीज को के लिए क्या लिखो, यूजर स्टोरी लिखो, और फिर उन यूजर स्टोरी पे क्या लिखो, टेस्ट केस लिखो। आप लिखवाओ, कम लिखे लग रहा हो यार ये तो कम लिखा है, तो उसी चीज को कहो कि ये इस चीज पे और ज्यादा लिखो, तो वो लिखेगा। और कह दो नहीं हमें 10, उससे कहो हमें 10 फंक्शनैलिटी और बताओ। जितना जवाब दिया होगा उसके बाद ऐसा नहीं मना करेगा हो गया मेरे पास भैया, अब मेरे पास नहीं है। तुम देखोगे 10 और देगा, उससे फिर कहोगे 5 और बताओ, तो फिर 5 और देगा। ये जानो, ठीक है। पेमेंट गेटवे कंसेप्ट क्लियर है, ये याद रखना है। इंटरव्यू में जाओगे पेमेंट गेटवे ही के बारे में पूछेंगे। सोचो टेस्टिंग कैसे होती होगी, ये ट्रेंडी चीज है, आगे बताएंगे टेस्टिंग कैसे होती होगी। क्या हम अपना कार्ड लेके बैठेंगे नौकरी करने कि हम पेमेंट कर रहे हैं? भाई ये तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। सामान का पेमेंट कस्टमर ने किया मान लो, तो कस्टमर के पास पैसा पहुंचा या वो पेमेंट गेटवे के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो हम क्या असली पैसा दें पेमेंट गेटवे को? नहीं। तो जब हर पेमेंट गेटवे असली काम तो कर ही रहा है और टेस्टिंग के लिए भी सारी नकली चीज बना के रखा है, और जब तुम टेस्टिंग करोगे तो तुम्हारा एक फेक अकाउंट क्रिएट कर देगा वहाँ, और सब कुछ वो होगा असली जैसा ही, लेकिन पैसा असली वहाँ मतलब वो नहीं जाएगा। तो टेस्टिंग हम लोग ऐसे करते हैं। जैसे आजकल देखो दुनिया भर के बहुत गेम है ना, वो कहते हैं कि 10,000 रुपये हम आपको वो देंगे, डेमो देंगे, जिससे आप पहले ये गेम खेलना क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, इसके बाद तो ऐसा कुछ समझो। तो टेस्टिंग हम लोग वहाँ करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ये पूछते हैं यही पूछेंगे तुमसे, पेमेंट गेटवे की टेस्टिंग क्या करोगे, पेमेंट गेटवे के सिनेरियो बताओ पेमेंट के। तो तुम्हारे दिमाग में सब सारी चीज़ देखो, आप सोच रहोगे तभी बताओगे कि भैया मेरे यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और फिर जो दूसरा वो है, और बताओ कि ये पेमेंट गेटवे है, ठीक है, यहाँ इस तरह है। ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी ना। और टेस्टिंग भी ऐसे होगी ना कि भाई क्रेडिट कार्ड से टेस्ट करके देखेंगे, डेबिट कार्ड से टेस्ट करके देखेंगे, है ना। पेमेंट के जो दूसरे मोड होंगे, पेटीएम है, गूगल पे है ना, वॉलेट हैं, उनसे हम टेस्ट करके देखेंगे, पेपाल से टेस्ट करके देखेंगे, उसमें भी कार्ड नंबर गलत डाल के देखेंगे, सही डाल के देखेंगे। पेमेंट पे क्या सिनेरियो होंगे, बहुत सिनेरियो होंगे ना। पेमेंट के सिनेरियो भी लिखवाना है हमें। उससे एक चीज़ ये मान के चलो, हमें चैट जीपीटी से क्या लिखवाना है, कस्टमर और सेलर की फंक्शनैलिटी कहो, कस्टमर की एंड सेलर की। हाँ, उनसे कहो सीधे क्या लिखो, यूज़र स्टोरी। अंतिम में ये वर्ड जो टू डेवलप अ ई कॉमर्स, हाँ, एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके बाद फिर उसी यूजर स्टोरी पे एक यूजर स्टोरी के पे बोलना, इस यूजर स्टोरी पे टेस्ट केस लिखो, उस पे क्या लिखो, टेस्ट केस लिखो। किसी पे मन करे तो लिख देना कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखो, ठीक है।
इस तरह से, और इसके ऊपर तुम्हें क्या लिखवाने हैं? टेस्ट केस। ठीक है, हाँ फंक्शनैलिटी वही है, उसी फंक्शनैलिटी को ही डेवलप करने के लिए तो क्या लिखी गई है? यूजर स्टोरी ना डेवलप करने के लिए। टेस्ट केस तो किस लिए लिखा गया है? टेस्ट करने के लिए ना। तुम्हारे टेस्ट केसेस से डेवलपर्स को कोई लेना देना नहीं है। वो तो भाई यूजर स्टोरी देखेंगे, वो क्या करेंगे? उसी को पढ़ के डेवलपमेंट करेंगे। तुम यूजर स्टोरी देखोगे, पढ़ोगे और उसी को देख के क्या लिखोगे? टेस्ट केस लिखोगे। वही चीज उसको भी दी जाएगी, वही चीज इसको भी दी जाएगी। अच्छा चलो, ये आपका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, चल रहा है। इसमें एलिमेंट कहाँ है? 6 एलिमेंट यहीं पे अंदर ही हैं। और एक कंसेप्ट ये क्या है? बेस पेज। ये बताए थे ना आप लोगों को हम कि अब से हम लोग ये करेंगे, अपने फ्रेमवर्क में एक क्लास रखेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे? बेस पेज। जैसे ये है, और उस बेस पेज पे वो मेथड रखेंगे जो हमें लगता है जिनकी ज़रूरत कहीं से भी पड़ सकती है, या जो चीज़ें हर जगह क्या है? कॉमन है। जैसे वी टाइगर उठा के देख लो तो सेव बटन और कैंसिल बटन पे बहुत जगह क्लिक करना है। कैंपेन क्रिएट करने पे भी, अकाउंट में भी, लीड्स में भी, हर जगह करना है ना। हाँ, तो इस सिचुएशन में ऐसे कामों को आप क्या कर सकते हो? और ऐसा ही नहीं क्लिक ऑन सेव बटन और क्लिक ऑन कैंसिल बटन ही, सर्च भी तो है। सर्च फंक्शनैलिटी भी देखो हर जगह है ना। हर सर्च फंक्शनैलिटी है, और वो चेक बॉक्स वाली फंक्शनैलिटी के ऊपर वाला चेक करो, नीचे वाले चेक हो गए, नीचे वाले चेक किए, ऊपर वाला अपने आप हो गए। तो ये फंक्शनैलिटी भी क्या है? कॉमन है ना। वो हर पेज में भाई, क्रिएट अकाउंट में भी मिलेगा, अकाउंट में भी मॉड्यूल में भी मिलेगा, कैंपेन में भी मिलेगा, लीड्स में भी मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह मिल रहा है ना। तो भाई टेस्ट तो हर जगह होगा। तो क्या हर पेज क्लास के अंदर तुम उसके लिए कोड लिखोगे? तब तो बेवकूफ़ी कर दिए। तो वही कोड क्या करोगे तुम? बार बार लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जैसे यहाँ देख रहे हो, सेव बटन पे क्लिक करना, इसका यूज बहुत जगह होगा। अब हम ये बेवकूफ़ी करें कि कॉन्टैक्ट पेज में भी बना दे क्लिक ऑन सेव बटन। एक हम बना दे कहाँ? लीड्स पे भी बना दे क्या? क्लिक ऑन सेव बटन। अगर हम इस तरह से बनाने लगेंगे तब तो कितने बन जाएंगे? बहुत ढेर सारे मेथड बन जाएंगे अलग अलग पेज क्लास में। और तुम जाके अंदर देखोगे तो सब में वही कोड लिए, तो डुप्लीकेसी है ना। यही तो क्या करना है? अवॉइड करना है। इसीलिए एक कंसेप्ट सोचा गया कि एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे क्या? पेज वाइज तो क्लास बना ही रहे हो, याद रखना, ये इंटरव्यू में बोलना है। एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे क्या? बेस पेज। वहाँ वो फंक्शनैलिटीज रखेंगे, उस फंक्शनैलिटीज के लिए मेथड बनाएंगे जो कई पेजेस में क्या है? कॉमन है। उनको हर अलग अलग पेज में अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको कहाँ बनाएंगे? बेस पेज में। लेकिन ज़रूरत तो इनकी इसकी सबको पड़ेगी। फिर एक दिमाग ये लगाएंगे, हर पेज क्लास के अंदर आएंगे और यहाँ हम एक्सटेंड कर देंगे किसे? ऐसे। एरर दे रहा भाई? अच्छा हाँ, देख लो भाई, बेस पेज में क्या है? कंस्ट्रक्टर है। इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं था, कंस्ट्रक्टर तो सब में था ना। अच्छा, अब इसमें बनाया नहीं। कौन सा पेज था वो? कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये एरर क्यों आ रही है भाई, बताओगे? अच्छा, ये देख लो भाई, तुमसे इंटरव्यू में ये सवाल एग्जैक्टली पूछने वाला, हर इंटरव्यू में पूछने वाला है कि आपने ऊप्स का कहाँ यूज़ किया, आपने इनहेरिटेंस का यूज कहाँ किया अपने फ्रेमवर्क में। तो आप यही बताने वाले कि मेरे एप्लीकेशन में बहुत सी ऐसी फंक्शनैलिटी थी जो अक्रॉस दी पेजेस क्या थी? कॉमन था। हमने हर पेज क्लास में उनको बनाने के बजाय हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा क्या? बेस पेज। और बेस पेज के अंदर उन फंक्शनैलिटीज को रख दिया और उस बेस पेज को एक्सटेंड कर दिया हर पेज क्लास के अंदर। लेकिन ये दे रहा है क्या? एरर। क्यों दे रहा है
एक काम करते हैं, ये बताए हैं हम भाई, एक काम करते हैं, यही है ना, ये कॉन्टैक्ट पेज है और वो कौन सा पेज है, बेस पेज। एक सेकंड, इसको दो पार्ट में करते हैं। लो जी, ये कॉन्टैक्ट पेज है भाई, ये क्या है, बेस पेज है। काम भर का दिख रहा होगा ना, पढ़ने भर का तो दिख ही रहा है सबको। और देख लो भाई, बेस पेज को ऐसा यही नहीं सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज में करेंगे, जितनी पेज क्लास बनाएंगे सब में एक्सटेंड करेंगे, किसे, बेस पेज। अब एक काम करते हैं, ये एक्सटेंड किया, एरर दे रहा, जनरली तो एरर नहीं देता। अब भैया जरा ध्यान से देखो, ये देख लिए। अब हमें बताओ एरर क्यों दे रहा है, 2 मिनट सोचो और आराम से जवाब दो। एरर दिखाएं, एरर दिखाएं कि मतलब सजेशन इसका दिखाएं कि बस ऐसे छोड़ दें। लो भाई सजेशन, इसके अंदर कोड लिखा है, बताओ। रिकॉर्डिंग स्टॉप मत करना, सोचो भाई एरर क्यों दे रहा है।
याद आया? क्यों क्यों एरर दे रहा है? देखो एरर में तो दिख ही रहा था कुछ कंस्ट्रक्टर जैसी बात है। अब ध्यान से देखो, ये है कॉन्टैक्ट पेज, इसमें एक्सटेंड किया गया बेस पेज को, बेस पेज हो गया पेरेंट, कॉन्टैक्ट पेज हो गया क्या, चाइल्ड। जब भी कोई कॉन्टैक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मेथड किसके आएंगे, कॉन्टैक्ट पेज और बेस पेज दोनों के आएंगे। और दूसरी बात ये भी आपको बताया गया, जब भी कोई कॉन्टैक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो अगर कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर भी चलेगा, और वो भी कंस्ट्रक्टर किसका पहले चलेगा, बेस पेज का, और तब चलेगा किसका, कॉन्टैक्ट का, चाइल्ड का। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद एक और बात बताए थे, अगर बेस पेज के, अगर पेरेंट के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है और वो क्या है, पैरामीटराइज्ड है, तो इसको तो पैरामीटर चाहिए ना यार। कैसे मिलेगा इसको पैरामीटर, सवाल उठता है कि नहीं उठता? तो इसी के लिए अब तुम्हें ये करना पड़ेगा। देखो कह रहा है साफ साफ, ऐड कंस्ट्रक्टर, कि कह रहा है कॉन्टैक्ट पेज में। अच्छा, यही अगर इसी बेस पेज क्लास के अंदर ये पैरामीटर, ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज ना होता, ये देखो एक सेकेंड छोड़ो, यहाँ की मिरर है भाई, नहीं क्या कह रहा है भाई, अनडिफाइंड फॉर नॉट डिफाइंड एक्सप्लिसिट। अच्छा, एक कंस्ट्रक्टर और भी तो बना है ना बना हुआ, ये कैसा है, वैसे जरूरत नहीं है। हाँ देखो अब एरर चली गई कि नहीं चली गई? क्यों भाई, सीधी बात है, कॉन्टैक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, बेस पेज का। तो उसमें क्या दिक्कत है, बेस पेज के कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर तो है ही नहीं, कोई मांग तो रहा नहीं रहा, तो चल लेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हुआ, तो ये कंस्ट्रक्टर चलने के लिए पैरामीटर भी तो इसको मिलना चाहिए। अब तुम्हारी मजबूरी है कि इस क्लास के अंदर आओगे और सेम नाम का क्या बनाओगे, कंस्ट्रक्टर बनाओगे, और इसके अंदर लिखोगे सुपर पैरेंथेसिस, और क्या मांग रहा है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। क्या मांग रहा है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट ना, तो भेजोगे। अच्छा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट कहाँ से पाओगे तुम, सवाल उठता है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तुम कहाँ से पाओ? याद करो यार, तुम लोग बना रहे हो ना अब इसको, यही तो सब सिखाया था तुम लोगों को कि अब से हर पेज क्लास के अंदर क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर से आएगा क्या, देखो कंस्ट्रक्टर से आएगा ऑब्जेक्ट किसका, वेब ड्राइव, हाँ वेब, सॉरी वेब यूटिल का, मान लो क्या लिख दिया, WU, और वही और इसको भी अच्छे, तो तुम लोग कर किए होगे ना। क्या ये भी पता है ना, जैसे इसके अंदर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट यूज होगा, कहाँ पाए वे, ये तो हम कंसेप्ट खत्म करा दिए थे ना, कि अब इसको आपको किससे मैनेज करना है, कंस्ट्रक्टर से। ऐसे और W। अभी कोई एरर, अब कोई दिक्कत, सही है, कोई एरर आएगी अगर हम चलाएं इसे तो, ये WU नल है, तो इसलिए हाँ, इसलिए WU बराबर क्या करो,
नहीं, वेब यूटिल कैसे करोगे? वेब यूटिल तो टाइप है ना, तब सही है ये। अब देखो ये भी हमने क्लास में बताया है, बहुत जरूरी कंसेप्ट। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत जरूरी कंसेप्ट। ये इंटरव्यू में अभी 2 दिन पहले किसका इंटरव्यू था, यही चीज पूछ रहा था कि अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम और तुम्हारे लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो जाए तो फिर कैसे करोगे? तुम्हें पता है अगर WU नाम यूज करोगे, WU लोकल भी है, WQ नॉन स्टैटिक है, तो ये कैसे बिहेव करेगा? लोकल की तरह बिहेव करेगा, नॉन स्टैटिक की तरह बिहेव नहीं करेगा। अच्छा ऐसा कर दिए होते, देखो ध्यान से, अब कोई दिक्कत नहीं है भैया। W यूटिल नाम का क्या है? एक लोकल वेरिएबल है। WU नाम का क्या है? एक स्टैटिक वेरिएबल है। कोई समस्या नहीं है। लेकिन तब समस्या हो जाएगी जब तुम ऐसे रखना चाहोगे सेम, तब याद रखना इसको पॉइंट करने के लिए, इसीलिए तो पढ़ाया गया था क्या, दिस डॉट W। अब एकदम परफेक्ट, अब एरर गई, ये स्ट्रक्चर रहेगा। और आपको क्या बताया था हमने, जैसे कॉन्टैक्ट पेज के लिए अगर हम बनाएं तो हमने आपको बताया था ना, पहली बात तो ये गेट वेब एलिमेंट मेथड ही क्या करो, यहाँ से डिलीट करो, हटा दो, झंझट ही खत्म करो। अब अपने आप एरर आएगी जहाँ जहाँ दिक्कत होगी। तो अब से आपको इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बताए थे ना। यहाँ से क्या बनाना चाह रहे हो तुम, कौन सा एलिमेंट है ये, क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन है ना, तो हम तो कहेंगे कैसे करना है, याद है ना। प्राइवेट वेरिएबल का टाइप क्या लिखना है, वेब एलिमेंट, और नाम रखना है, सॉरी क्या, W जैसी जो स्टाइल या नाम रखते हैं हम, सिर्फ क्या, क्रिएट कॉन्टैक्ट, और फिर क्या, बटन मतलब BT, ऐसे करना है। तो अब ये ढूंढेगा कैसे, तो इसके ऊपर लिखना है @ पूरा लिखना भी नहीं है, फाइंड बाय और XPath इक्वल्स टू, डबल कोट्स में वही अपना XPath, और ये क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन आपके लिए काम करेगी। एरर दे रहा है, अच्छा फर्जी एरर है। अच्छा हाँ, कोई एरर नहीं, सही है। इस तरह से आपकी स्क्रिप्ट काम करेगी। जितने एलिमेंट हैं सब ऐसे ऊपर बनाते आप चले जाइए, और हर जगह ऐसा करेंगे आप। लेकिन अच्छा अभी भी काम नहीं करेगा ना, ये लाइन चलनी बहुत जरूरी है। कौन सी, पेज, ये याद रखना, पूछेंगे पेज फैक्ट्री क्या है, बोलना क्लास है। डॉट करेंगे, स्टैटिक मेथड आएंगे, एक इसका मेथड है। कितने मेथड आ रहे हैं इनिट एलिमेंट्स नाम से, 4 आ रहे हैं ना, 4 आ रहे हैं ना, तो ओवरलोडिंग है। 4 के चक्कर में मत पड़ो, हमको बस याद रखना ये भेजना है क्या, एक तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, और दूसरा भेजना है क्या, दिस लिखना है। और यहाँ क्या भेजना है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा यार, वेब यूटिल के अंदर है ना, बनाया था हमने। ड्राइवर वेरिएबल देखो, हाँ प्राइवेट है, ड्राइवर वेरिएबल क्या है, प्राइवेट है। लेकिन हमको बाहर तो हमने कोई बनाया होगा मेथड, गेट नहीं है तो भाई क्या करो, एक बना लो। किसी को ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी बाहर तो कैसे लेगा, तो पब्लिक और वेब ड्राइवर ये कंसेप्ट क्या है, इनकैप्सुलेशन। ये
यही तो इनकैप्सुलेशन है। अरे यार पब्लिक बना दिए होते तो वैसे ही बाहर यूज करते, क्या जरूरत थी? नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है ही, जैसे अगर यही पब्लिक हो तो कैसे यूज करोगे? वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है ना आपके पास भाई, ये है ना, लिख दो WU डॉट, सारी स्टैटिक नॉन स्टैटिक चीजें आएंगी, पब्लिक चीज तो आएगी। ड्राइवर नाम का पब्लिक वेरिएबल है वो भी आएगा भाई, लो यूज कर लो ऐसे। लेकिन ये तरीका गलत है, इसीलिए तो पढ़ाया गया आपको इनकैप्सुलेशन, कि वेरिएबल्स को प्राइवेट पब्लिक नहीं बनाना है, उनको प्राइवेट रखना है। तो फिर बाहर कैसे यूज होंगे, ये प्राइवेट होंगे? तो एक पब्लिक गेटर मेथड बनाएंगे और उससे इसको क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे। और अब बाहर हमें यूज करना भी है तो हम ये ड्राइवर नहीं करेंगे, डॉट गेट ड्राइवर। देखो गेटर बनाए, हमें बाहर से सेट कराने की जरूरत नहीं है, चेंज कराने की जरूरत नहीं, तो सेटर नहीं बनाए। मेरे हाथ में कंट्रोल। पहले क्या होता, वेरिएबल था, कोई चाहता तो वैल्यू निकाल भी लेता, मन करता तो वैल्यू डाल भी देता, हमको डालनी ही नहीं भाई। प्राइवेट है तो कोई बाहर से छेड़खानी कर नहीं सकता, और जब करेगा भी तो उसको गेटर ही मिलेगा। सिर्फ सेट करना उसके हाथ में ही नहीं है, जो उसे करना ही नहीं तो भाई क्या करेंगे उसके हाथ में देके। ये है, जब तुम इनकैप्सुलेशन यूज करोगे तुम्हारे कोड पे कंट्रोल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये क्या है, परफेक्ट है। अभी हाँ, बेस पेज है ना, बेस पेज में हाँ ऐसे बनाए हो ना, हमको क्या बताया तुमको, जितने वेब एलिमेंट आपको यूज करने हो, जैसे लिख दें क्या, प्राइवेट वेब एलिमेंट, और लिख दें क्या है, सेव बटन, सेव BT। ये वेरिएबल को नाम दें, ऐसे एक और बना दें वेरिएबल, बिल्कुल कैंसिल BT। ऐसे ही और बना दें, जैसे सर्च बटन हर जगह कॉमन है ना, तो ठीक है, इस तरह से सारे एलिमेंट बनाते चले जाओ। और लेकिन ऐसे थोड़ी ना काम करेगा नाम रखने से, बस एक्सपाथ भी देना होगा ना, उसके लिए भाई आपको हम बताए ही हैं। @ क्या लिखना, फाइंड बाय ब्रैकेट के अंदर एक्सपाथ इक्वल्स टू लोज, और ये लाइन हटाओ और सीधे नाम लिखो क्या, सेव BT। सीधे वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो, बिना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए, बिना कुछ भी किए। और बताओ भाई। हाँ बता रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं भाई? ऐसे ही रखना है। ठीक, और क्या कमी है? वेब यूटिल तो भेज दिए हो, WU दिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ नाम WU है, यहाँ नाम वेब UT है। अगर यहाँ नाम भी WU रख देंगे तब भाई, तब लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, दिस डॉट WU। अब परफेक्ट है, कोई कमी? बिल्कुल है। ये इनिशियलाइज कैसे होगा, ये इनिशियलाइज कैसे होगा, ये सवाल उठता है ना। तो इसलिए भाई इसके लिए भी आपको याद रखना, ये वेब एलिमेंट सब क्या हैं, बेकार हैं जब तक ये लाइन लिखी न जाए। यहाँ लिख दो क्या, WU डॉट गेट ड्राइवर, और दूसरा क्या लिख दो, दिस। ऐसे सर्च का, ऐसे ऐसे सबका बनाते चलेगा। सर वहाँ से 20 नहीं काम करेगा? कहाँ से? यहीं से। यहाँ से करेगा,
लेकिन क्या होगा भैया, ये नल ही रह जाएगा, ये नल ही रह जाएगा। तो ये कैसे चलेगा? ये तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा ना यार। ये देखो WU नाम उसका भी है, WU तुम सोच रहे हो हम ये WU लिख रहे हैं, लेकिन ये इसको मानेगा, क्योंकि लोकल और नॉन स्टैटिक या स्टैटिक जब सेम नेम के हो जाते हैं तो प्रेफरेंस किसको देता है? लोकल। तो अब तुमको तो चाहिए वो यूज करना है, तो इसलिए तुम क्या यूज कर लो? हाँ, चेंज कर दो नाम, या तो फिर दिस डॉट। अरे पर्सन इंटरव्यू यही एग्जैक्ट चीज पूछ रहा था कि नाम भी हमको क्या रखना है? सेम रखना है। कैसे करेंगे? तो बस यही इतना सुनना चाह रहा कि दिस डॉट नॉन स्टैटिक को पॉइंट करने के लिए दिस डॉट लगाएंगे, लोकल वाले को करने के लिए सीधे उसका नाम लिखेंगे, तो लोकल वाले को पकड़ेगा। दिस डॉट करके करेंगे तो किसको पकड़ेगा? नॉन स्टैटिक वाले को पकड़ेगा। पेज फैक्ट्री, हाँ देखो, बिना ये लाइन चले ये सब क्या है? नल है। ये याद रखना, बिना ये लाइन चले ये सब क्या है? नल है। अब मान लो ये चीज कंस्ट्रक्टर में ना कॉल करो, कंस्ट्रक्टर में कॉल ना करो तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा। हम कह रहे हैं यहीं छोड़ो, यहीं देख लो, अगर ये लाइन कंस्ट्रक्टर में कॉल ना करो क्या होगा? तो भाई तुम कॉन्टैक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे, न्यू कॉन्टैक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन चेक करके देखना क्रिएट कॉन्टैक्ट BT पे क्या पड़ा होगा? नल पड़ा होगा। तो यूज होगा तो ये क्या देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा ना। एक काम करते हैं, कहीं बना होगा ऑब्जेक्ट यहाँ, जहाँ टेस्ट केस है आपका, लो यहीं बना देते हैं, न्यू कॉन्टैक्ट पेज। वेब यूटिल का क्या भेजा? ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट पेज, और इसे बना दिया क्या? CP। बन गया ना। अब एक काम करते हैं जरा, इसे कहाँ से चलेगा? रनर से। रनर में कौन वाली स्क्रिप्ट है? ये वाली है। कॉल हो रही है रनर में? हाँ हो रही है। चलो भाई इसको रन कर देते हैं, डिबग कर देते हैं, वहाँ पहुँचेगा। अपनी आँख से देख लेना वेब यूटिल के अंदर क्या पड़ा रहेगा। नहीं वेब यूटिल नहीं, सॉरी, जो वेब एलिमेंट हैं, जितने वेरिएबल हैं वेब एलिमेंट टाइप के, सब नल दिखाई देंगे। इस्तेमाल होंगे तो क्या देंगे? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। स्विच। ये देखो, कैंसिल BT, क्रिएट कॉन्टैक्ट BT, सेव BT, सर्च BT, जो इसके और इसके पेरेंट के थे सब के सब क्या नल है। आई बात समझ में? अगर फिर भी तुम्हारा मन है, लेकिन मतलब जब तक ये एक लाइन नहीं चलेगी, कौन सी? पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, तब तक सब क्या रहेंगे? नल रहेंगे। हम कहो बताओ कॉन्टैक्ट पेज के अंदर कहो तो एक मेथड बना दे। ध्यान से देखना सारे कंसेप्ट, इनको बाद में बैठ के सोचना भी। पब्लिक वाइड इनिशियलाइज एलिमेंट्स या ऐसा कोई, या एलिमेंट्स करके एक मेथड बना दें, और इस मेथड के अंदर यही लाइन लिख दें। क्या? पेज डॉट इनिट एलिमेंट्स लिख दें, WU डॉट गेट ड्राइवर लिख दें, यहाँ भी क्या? दिस। लो भाई, और यही मेथड देखो, मेथड बनाने से तो मेथड कॉल नहीं होता, कॉल होता करते हो तब कॉल होता है ना। और यही यहाँ पे ये मेथड कॉल कर दें, CP डॉट इनिशियलाइज एलिमेंट्स। तो देखोगे तुम यहाँ जब तक ब्रेक पॉइंट है, जब तक ये लाइन चली, ये वाला मेथड नहीं कॉल हुआ है,
तब तक उसमें नल पड़ा रहेगा, और जैसे ही ये लाइन चलेगी तुम देखना फट से सबके अंदर फट 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 सब में जो जो जिनके ऊपर @find by लिखा होगा सबके अंदर क्या सेट हो जाएगा, वेब एलिमेंट। देखो सर उसको ड्राइवर कहाँ से मिलेगा? किसको, जब तक ब्राउज़र लॉन्च नहीं होगा तो उसको ड्राइवर इनिशियलाइज कैसे होगा? अच्छा ब्राउजर लॉन्च नहीं हुआ है इसमें, नहीं सर, वो नीचे भी है। अच्छा अच्छा वो नीचे है क्या, ओके। देखो सीपी चारों क्या दिख रहे हैं, नल दिख रहे हैं। ये एक लाइन देखो स्टेप ओवर करेंगे तो पूरा मेथड क्या हो जाएगा, चल जाएगा ना, चल गया। अब देखना जरा, आ गया ना कुछ, आ गए ना ऑब्जेक्ट, जितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल थे सबके अंदर ऑब्जेक्ट आ गए। तो ये है इसका रोल भाई, बिना इसके सब बेकार। अब या तो ये बेवकूफ़ी कर लो, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ फिर एक लाइन में मेथड कॉल करो और इनिशियलाइज करो। भाई कंस्ट्रक्टर इसीलिए तो है, जो चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए ही चाहिए वो मेथड में अलग से क्यों लिख के बेवकूफ़ी कर रहे हो कि हर बार कॉल करने की तुम्हारे सामने मजबूरी आ जाए। इसीलिए तो ये कोड कहाँ लिखा गया था, कंस्ट्रक्टर के अंदर, बिल्कुल। एक मिनट, और अब देखो यही लाइन इसीलिए हमने डलवाई थी कहाँ, कंस्ट्रक्टर के क्या है, अच्छा ये मेथड की ज़रूरत ही नहीं थी अलग से एक मेथड बनाने की, यही एक लाइन तो थी, इसी को डाल देते कहाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनता अपने आप कंस्ट्रक्टर चलता और अपने आप उसके सारे वेब एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर देता, आपको अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ कुछ हैं? अच्छा दिस, चलो हाँ बताते हैं दिस का क्या है। दिस का मतलब होता है, याद रख लेना क्या, करंट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो उसी को पॉइंट करेगा कौन, दिस। ठीक है, अब लेकिन ये सब चेंज करना होगा ना। एरर क्यों दे रहा भाई, ना ना गेट वेब एलिमेंट अब हटा दिए हो ना, अब सब कुछ ले जाके फटाफट ऊपर लिखते चले जाओ। बेस पेज सब में क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो कंस्ट्रक्टर, वही 3 लाइन वही सब कुछ सब में चलेगा। ऐसा नहीं एक में चलेगा और एक में नहीं चलेगा, वही किसके लिए चलेगा, सबके लिए चलेगा। वही स्ट्रक्चर हर पेज क्लास के अंदर अपडेट करते चलेगा। और ये स्ट्रक्चर है जनरली जो हम लोग कंपनीज में यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग इम्प्लीमेंट कर लोगे। अब इसी में एक चीज और आपको हम बताएंगे, जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। नहीं नहीं भाई, अभी इसी में समझिए, इसी में सारी बातें नहीं समझे हैं। एक चीज़ देखिएगा सब लोग ध्यान से, चलाते हैं यहाँ ब्रेक पॉइंट पे आके क्या होगा, रुकेगा ना, देखते हैं फिर। चलिए आप आ गए। कॉन्टैक्ट पेज का क्लास, अच्छा ब्राउज़र लॉन्च हुआ अभी, किसमें, अच्छा अभी होगा।
उसको छोड़ो, पहले तो आपको क्या करना है, ब्राउज़र लॉन्च होना ही चाहिए। हेलो, अब बताओ सब लोग, जरा ध्यान से देख के बताना। कॉन्टेक्ट पेज का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना होगा तो सीधी बात है कंस्ट्रक्टर चला होगा, कंस्ट्रक्टर चला होगा तो फिर ये लोग नल नहीं होंगे, ये लोग नल नहीं होंगे, ये क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन नल नहीं होगा। इसके अंदर देखो ये वेरिएबल है, बाय डिफ़ॉल्ट नल है, लेकिन उस लाइन के चलने का असर ये है कि अगर आप जाके देखो तो क्या आपको दिख रहा है, कैंसिल बीटी बराबर क्या लिखा है, प्रॉक्सी 8 करके जो लिख रहा है ना, ये समझ लेना कैंसिल बीटी के अंदर वेब एलिमेंट का क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रहेगा ना ये। और नहीं यही लाइन चलेगी तो क्या रहेगा, नल रहेगा। लेकिन ध्यान दो, वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट तुम पहले भी पाए हो, और पहले पाने के लिए क्या करते थे तुम, ऐसे लिखते थे ना, क्या, जैसे वेब अगर ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, WU डॉट गेट ड्राइवर, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मिल गया, डॉट मेथड क्या था, फाइंड एलिमेंट। और यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। चलो ब्राउज़र लॉन्च हो गया है, एक लाइन पहले ये लाइन लिख रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एक्स पाथ क्या लिख रहे हैं देखना, एक्स पाथ भी गलत नहीं लिखेंगे भाई, एक्स पाथ भी क्या लिखेंगे, एकदम सही लिखेंगे। लो कहाँ गया, सॉरी, ये क्या लिखे, बाई डॉट एक्स पाथ। इससे भी क्या मिलेगा बताओ, जब फाइंड एलिमेंट मेथड चलेगा तो क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, कि कुछ और मिलेगा, बोलो। वेब फाइंड एलिमेंट मेथड चलेगा तो क्या चलेगा भाई, गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, तब भी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। और न्यू कॉन्टैक्ट पेज बनेगा तब भी उन वेरिएबल्स में क्या आएगा, वेब एलिमेंट का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा ना यार। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है, वो ये कि लाइन नंबर 28 चलेगी तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा। यार फाइंड एलिमेंट करेगा, एक्स पाथ दियो हो, जाके ढूंढेगा क्रिएट कॉन्टैक्ट कहाँ है, तुम खोले हो लॉगिन पेज और ढूंढ रहे हो क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन, मिलेगी, बोलो मिलेगी, तो क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये बताओ, जब ये वेब एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर रहा है, ये भी तो कर रहा है वही काम, तो क्या खुला है, इसने नाटक किया कि भैया नहीं मिला, नो सच एलिमेंट या हुआ। तो ध्यान से अंतर समझना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो तब भी वेब एलिमेंट का एलिमेंट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स करो तब भी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, लेकिन दोनों में एक फर्क होता है। और फर्क वो ये है कि ये ढूंढता है तब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देता है, और ये बिना ढूंढे ही वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या करता है, पकड़ा देता है। तो फिर ये कहोगे सर जी ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट दे रहा है, ढूंढ रहा नहीं है, तो काम कैसे करेगा, तो ये काम तब करेगा जब इसका क्या होगा, यूज होगा। जैसे कॉन्टैक्ट पेज पे तुम यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक कर रहे हो कि नहीं, जब यूज होगा तब ढूंढेगा। और वहां क्या था, जब फाइंड एलिमेंट, भाई देखो एक जगह ऐसी है जहां ढूंढ लेगा तब ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक जगह ऐसी है ऑब्जेक्ट पहले बना लेगा और ढूंढेगा जब यूज करोगे, काम करोगे तब। इसीलिए इन दोनों में बोलते हैं, ये जो इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, ये जिस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है इसे बोलते हैं अर्ली सर्च, पहले सर्च बाद में ऑब्जेक्ट।
और ये पहले ऑब्जेक्ट दे देता है, कहता है सर्च कर लेना, जब यूज करोगे तभी देख लेंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या, लेजी सर्चिंग। लेट सर्च करता है, लेट सर्चिंग कहो या लेजी सर्चिंग कहो। आई बात समझ में? दोनों में अंतर समझ में आया? इसके लिए तो चीज सामने होनी चाहिए, और ये कहता है चीज सामने नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक और अंतर देखो, एक बार ढूंढ लिया ना, इसी वेब एलिमेंट पे अगर हम लिखें, मान लो सही हो सब कुछ, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाए, मेथड लिखें डॉट इज डिस्प्लेड, डब्ल्यू डॉट इज इनेबल्ड, डब्ल्यू डॉट क्लिक। बताओ इस वेब एलिमेंट के कितने मेथड कॉल कर रहे हैं? 3 ना। ढूंढ कितनी बार रहा है? एक बार ढूंढता है, 3 बार नहीं ढूंढता। आई बात समझ में? एक बार ढूंढता है, 3 बार नहीं ढूंढता। ढूंढता एक बार है, यूज 3 बार करता है। लेकिन यहां देखो, कॉन्टैक्ट पेज का तुमने क्या बनाया, मान लो ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सीपी डॉट करके कोई मेथड कॉल किया। उसका कौन सा मेथड है? क्लिक क्रिएट कॉन्टैक्ट्स बटन। ये मेथड कॉल हुआ कि नहीं हुआ? जब ये हुआ, यहाँ आए क्रिएट, अब हम यहाँ पे मान लो यही क्लिक या कोई और काम कितनी बार कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं 3 बार। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, 3 बार यूज कर रहे हैं कि नहीं? तो कितनी बार सर? तो याद रखो, ये 3 बार काम करना है ना, तो ढूंढेगा कितनी बार? 3 बार ही। जब जब यूज करोगे तब तब क्या करेगा? पहले ढूंढेगा, तब इसके बाद काम करेगा। मतलब क्या है? इसमें समय ज्यादा लगेगा ना। अगर उसी बटन पे 3 बार क्लिक कराना हो, या उसी बटन पे क्लिक कराना हो, गेट टेक्स्ट करना हो, सेंड कीज करना, कुछ करना, जो करना है, 5 बार मेथड कॉल करोगे तो 5 बार ऐसा ही 5 बार सीधे काम करेगा। 5 बार ढूंढेगा, 5 बार काम करेगा, ढूंढेगा काम करेगा, ढूंढेगा काम करेगा। तो स्लो रहेगा ना ये। और ये वाला क्या रहेगा? ये वाला तो फास्ट रहेगा ना। एक बार ढूंढा, 5 बार काम किया। लेकिन यही तो एक, इसलिए क्लास को हल्के मत लेना, पिछली क्लास से इससे कनेक्ट करना। स्टेल एलिमेंट जो बताया था, ये बेनिफिट्स में एक आएगा। अब यही हम लिखते हैं, अगर मान लो हाँ वेब, क्या नाम रखा है? डब्ल्यू डॉट गेट रिफ्रेश नाम का मेथड बनाया है कि नहीं? हाँ है, रिफ्रेश पेज। तो जानते हो क्या होगा? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये लाइन अच्छे से चलेगी, पेज फिर क्या होगा? रिफ्रेश होगा। तो इसके बाद जो ये डब्ल्यू या वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। बताए थे इसको, ध्यान से। स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन देगा, और इंटरव्यू में पूछेंगे सोल्यूशन क्या है, तो भैया सोल्यूशन यही है, रिफ्रेश होने के बाद यही लाइनियाँ क्या करा दो? फिर से चलवा दो। तो वेब एलिमेंट में फिर से ढूंढ के फ्रेश रेफरेंस लेके चला है। तो यहाँ स्टेल एलिमेंट आ सकता है कि नहीं? पेज रिफ्रेश या चेंज हुआ, भैया यही कमुआ जाके यहाँ करके देख लो। कहाँ? यहाँ पे हम कहते हैं 3 बार रिफ्रेश करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई स्टेल एलिमेंट नहीं आएगा। रीजन भाई ढूंढा, काम किया, रिफ्रेश कर दिए, कहेगा कर लो भैया 10 बार कर लो, तुम्हारी मर्जी। हम ऐसा थोड़ी ना जो पुराना ढूंढे उसी से काम करेंगे। हम तो फिर से क्या करेंगे? नया ढूंढेंगे तो काम करेंगे, हमें क्या कोई झंझट आएगी। इसीलिए पेज फैक्ट्री वाला ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का अप्रोच लेके चलोगे तो स्टेल एलिमेंट आने का चांस न के बराबर होगा। फिर भी कभी कभी संजोग खराब रहता है तो आ जाता है, लेकिन तब क्या हो जाएगा? न के बराबर होगा। ये है, लेकिन स्लो भी है ना, लेकिन स्टेल एलिमेंट आने का खतरा भी कम है। याद रखना दोनों में, ये लेजी सर्चिंग है, वो अर्ली सर्चिंग है। ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पहले बना लेगा, ढूंढेगा तब जब तुम उसको यूज करोगे, और वो क्या है भैया? पहले ढूंढेगा तब ऑब्जेक्ट बनाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? अर्ली सर्चिंग, और इसको बोलते हैं क्या? लेजी सर्चिंग। लेकिन ये क्या होगा? स्लो, बार बार ढूंढ रहा है ना। अब अगर हम मान लो हम कहें कि हमको स्टेल एलिमेंट से डर नहीं है,
तब भी तो ये क्या करेगा, ढूंढेगा 3 बार, 3 बार ढूंढेगा। 3 बार काम करना है तो भैया 3 बार ढूंढेगा। तुम चाहते हो ना भाई, तुम चाहते हो नहीं भैया, तुम ये चाहते हो कि 3 बार है तो 3 बार ना ढूंढे, उसी पे 3 बार काम करें तो ढूंढे कितनी बार, एक ही बार, और काम कितनी बार, कम बार, 3 बार, मतलब फास्ट हो जाए। रिस्क भी ऐड हो जाएगा, कौन सा, स्टेल एलिमेंट वाला। लेकिन तुम उस रिस्क के लिए अगर रेडी हो तो इन लोगों ने एक ऑप्शन दिया है, यही लिखो @ कैसे लुकअप। एक मिनट, हाँ इसमें आर्गुमेंट तो डालना होता है। एक सेकंड, एक सेकंड, नेट से कनेक्टेड है हम लोग। कुछ नहीं कर, तो भैया कुछ नहीं, कोई आर्गुमेंट पैरामीटर नहीं भेजना है आपको, सीधे लिखना है सिर्फ क्या, @ कैसे लुकअप। जब ये लिख देंगे तब इसके अंदर भी वो वाली क्वालिटी आ जाएगी, क्या, अर्ली सर्च नहीं, अर्ली सर्चिंग नहीं भाई, कि एक बार ढूंढेगा। हाँ देखो, ढूंढेगा तो तभी जब तुम इसे यूज करोगे, लेकिन जब यूज किए एक बार ढूंढ लिया, उसी के ऊपर 2 बार और काम कर रहे हो तो 2 बार और ढूंढेगा नहीं, जो ढूंढी हुई इंफॉर्मेशन है उसी को क्या करेगा, यूज करेगा। आएगा, रिफ्रेश हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। अब तुम अपना केस देखो, तुम्हारे यहाँ क्या है, ऐसा हो रहा है बार बार, स्टेल एलिमेंट बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो तुम हो सकता है तुम्हारे लिए दूसरी चीज ज्यादा मैटर करती है। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और याद रखना बाय डिफॉल्ट @ कैसे लुकअप होता ही नहीं। मतलब क्या होता है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में, फॉल्स, पेज फैक्ट्री के वाले में फाइंड बाय के साथ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, होता ही नहीं। मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। मतलब अच्छा, अगर मतलब क्या हुआ फॉल्स होने का, अगर नहीं लगाया हो तो मतलब क्या है, फॉल्स है। मतलब है कि अब जितनी बार काम करेगा उतनी बार ढूंढेगा। याद रहेगा। तो ये हो गया आपका कैसे लुकअप के बारे में, सब लिख लेना। और इसको तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना ही सकते हो। रिपोर्टिंग पहले से ही एडेड है। अच्छा, एक चीज और बतानी है, चलो ये भी एक जान लो एक बात। बहुत से लोग इस कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को यूज नहीं करते। बहुत से लोग कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने दिमाग लगाया, हमें पता था ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो भाई ये लाइन चल जाएगी, पेज क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। बहुत से लोग ये काम कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं करते। अब सवाल उठता है, जब वो नहीं करते तब किस तरह से यूज करते हैं। भाई आप लोग इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, इंप्लीमेंट कर लोगे ना इतना। जैसे मान लो ये कॉन्टैक्ट पेज है, हम पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स यूज करना न चाहें, कहाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर, तब हम कैसे काम करेंगे ना।
देखना, एकदम इनको भाई ढंग से लिख लेना। लो भाई, ये क्या है? कॉन्टैक्ट पेज। ऑब्जेक्ट ऐसे बना रहे हो ना कॉन्टैक्ट पेज का ना। चलो आज एक स्टाइल और दिखाते हैं ऑब्जेक्ट बनाने की। यहाँ पेज फैक्ट्री में ऐसा चलता है, ये देखो ध्यान से। कॉन्टैक्ट पेज, अच्छा कॉन्टैक्ट पेज के सारे एलिमेंट को हमें क्या चाहिए बताओ? कॉन्टैक्ट पेज क्लास के अंदर मेथड है, कॉल करने हैं तो क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, भाई ऑब्जेक्ट तो चाहिए, मेथड कॉल करेंगे, लेकिन एलिमेंट भी इनिशियलाइज होने चाहिए। तो 2 चीज चाहिए कि नहीं? ऑब्जेक्ट भी मिल जाए और इनिशियलाइज भी हो जाए। तो देखो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, पेज फैक्ट्री लिख दिया। तुम कहोगे ठीक है सर, अब क्या? इनिट एलिमेंट्स 2 पैरामीटर भेजना है, एक WU डॉट ड्राइवर का ऑब्जेक्ट गेट ड्राइवर, और दूसरा क्या? दिस। बिल्कुल नहीं दिस, हाँ उसमें दिस था ना। बताओ किस पेज पे काम करना चाहते हो? कॉन्टैक्ट पे ना। किसका ऑब्जेक्ट चाहते हो? कॉन्टैक्ट पेज का ना। तो भैया सीधे बस यहाँ दूसरे पैरामीटर में लिखना कॉन्टैक्ट पेज। क्या भाई स्पेलिंग गलत है कुछ? ना ना, कॉन्टैक्ट पेज, इतने पे मत रुकना, डॉट क्लास, ये लिखना। और जानते हो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा है तुमको कॉन्टैक्ट पेज का ना, तो पेज फैक्ट्री इनिट एलिमेंट्स 2 काम करता है। काम नंबर 1 कि पहले अपने आप जिस पेज क्लास का नाम बताए होते हो उसका बना देता है क्या? ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर कर देता है सारे वेब एलिमेंट को क्या? इनिशियलाइज, और आपको रिटर्न भी कर देता है। सोचो इतना किया, बनाया भी, इनिशियलाइज भी किया और रिटर्न भी किया। क्या? कॉन्टैक्ट पेज का नाम, ऑब्जेक्ट। लो जी, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी इस्तेमाल करते दिख जाएंगे आपको। वो लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? उन लोग के स्क्रिप्ट को देखोगे ना, वो किसी भी पेज क्लास पे काम कर रहे होंगे, उसका ऑब्जेक्ट न्यू करके नहीं बना रहे होंगे, बस वो ऐसे ही कर रहे होंगे। पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, और भेज देते होंगे पेज क्लास। जैसे मान लो होम पेज है, हमें होम पेज पे काम करना है, तो हमें होम पेज का ऑब्जेक्ट चाहिए ना। न्यू कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे क्या लिखेंगे ना, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, और फिर वही WU डॉट गेट ड्राइवर। होम पेज पे करना है ना यार, तो भैया यहाँ लिखो होम पेज डॉट क्लास, और तुम्हें मिल जाएगा क्या? इसी होम पेज, जिसका नाम वहां भेजोगे उसी का ऑब्जेक्ट पा जाओगे। लॉगिन पेज का चाहिए, कुछ न्यू लॉगिन पेज मत करो। दुनिया में 2 अप्रोचेज ये चलती हैं। बहुत से लोग इस पे चलते हैं, बहुत से लोग उस पे चलते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस हम वही नॉर्मल रहना चाहते हैं, लेकिन इनिशियलाइज तो करना है। वो चालाकी से क्या करते हैं, हर पेज क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, और उसी के अंदर क्या करते हैं, देखो ये दिस वाला जो देख रहे थे ना यार, हाँ भाई ये दिस जो लिख रहे थे, ये इसीलिए लिख ले रहे थे क्योंकि हम पेज क्लास के अंदर से इसको इनिशियलाइज कर रहे थे। पेज क्लास की ये तो बाहर से इनिशियलाइज कर रहे हैं ना। बताओ ये कहाँ से कर रहे हैं? ये तो बाहर से कर रहे हैं ना। ये कहो कि दिस लिख देंगे तो इनका काम चलेगा नहीं। ये दिस लिखेंगे तो मुंह पे झापड़ पाएंगे। दिस लिखना कौन कर सकता है? सिर्फ वही कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये अब बात? दोनों अप्रोच देख लेना भाई, क्योंकि तुमको नेट पे मिलेंगे दोनों। और एक काम करो, अब जरा फिर ये कहो, अब तो जरा तुम लोग, हम तो कहेंगे यार तुम्हारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, बोलो ना इससे, या तुम्हारा CRM एप्लीकेशन है,
उससे बोलो ना क्या नाम है, उससे चैट जीपीटी से कि यार एक फ्रेमवर्क बनाओ, पेज अपडेट मॉडल हो, उसमें एक बेस पेज का कंसेप्ट हो जहाँ से कॉमन वो आता हो, उसको लिखना सीखो। अब ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से पूछ ली 2 लाइन में। चैट जीपीटी को जितना अच्छा कंटेक्स्ट बताओगे, जितनी अच्छी अपनी रिक्वायरमेंट समझाओगे, उतना अच्छा जवाब वो तुम्हें लिख के देगा। तो उसे कहो हमें फ्रेमवर्क बना दो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हो और कंस्ट्रक्टर वाला अप्रोच ना हो, हाँ इनिशियलाइज बाहर से हो, ये हो ऐसा कर लिख दो, फिर देखो वो फटाक से तुम्हारे लिए पूरा बना देगा। अभी कौन लिख के अभी उससे कहे तो अभी पूरा हर चीज़ बना देगा। चलो है इस पे कि नहीं रजिस्टर्ड हो कि नहीं पहले? डायरेक्ट नहीं देता। ये फोटो वोटो लगाया है, अभी लिखने के लिए ना भाई। अच्छा स्टार्ट नाउ। अरे गूगल लॉगिन तो कराएगा, नहीं कराएगा। अच्छा हाँ देखो ऐसे बोलो, आई वांट टू क्रिएट, ऐसे बताओ ना सीधे, एन ऑटोमेशन, पूरा है बताओ, फ्रेमवर्क विथ जावा एंड सेलेनियम, ठीक है, जावा एंड सेलेनियम, ठीक है। ये अभी लिख दो विथ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड इन पेज वाइज क्लासेस। आई डोंट, हाँ आई डोंट वांट टू इनिशियलाइज द वेब एलिमेंट, हाँ आई डोंट वांट टू इनिशियलाइज द वेब एलिमेंट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर यूजिंग पेज क्या फैक्ट्री। I want to initialize it from test case method। और बताओ my application is a क्या नाम है, अरे हाँ ऑरेंज, हाँ ये बता दो। अच्छा ऑरेंज सीआरएम पर देख लेना, तो उसमें लॉगिन कर, उससे तो लॉगिन कर ही सकते हो ना, रजिस्ट्रेशन बना लेना। माई एप्लीकेशन इज ऑरेंज सीआरएम, ठीक है। हाँ आई वांट क्रिएट जावा एंड सेलेनियम विथ सम एग्जाम्पल स्क्रिप्ट्स एंड, बस इतना बोल दिया, इतना करो इधर। अब यही मेहनत करनी है, पूरा स्ट्रक्चर बताएगा। तो टेस्टनजी का भी यूज़ कर लिया है, मान लो कि तुम लोग नहीं देखे हो, चलो आगे देखोगे, लेकिन पेज अपनी काम की चीज़ तो तुम्हें इससे बोल दो कि नहीं मेरे वाले में टेस्टनजी मत यूज करना, मेन मेथड होना चाहिए, एक रनर क्लास होनी चाहिए। अरे बोलो, जो तुम 10 घंटे में बना 1-2 घंटे में बनाते हो, उससे 1 मिनट में इसको समझाओ बस। और कुछ गलत लिखे तुम्हारे मन का नहीं हो तो उसको बोलो कि ये चीज़ तुम जो लिखे हो उसी वो चीज़ वही 2 लाइनें कॉपी करके पेस्ट मार दो, ये बात समझ में नहीं आई, या हमको तो ये नहीं चाहिए था, हम तो बोले थे हमें ऐसा चाहिए था, तो तुरंत देगा वो सॉरी हम आपको दूसरा बना के दे रहे हैं, और तुरंत देगा। ये देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बताएगा। अब देखो ये देखो, ये देखो पेज वाइज क्लासेस हैं कि नहीं है, @find by ऐसे करके बनाया कि नहीं। अच्छा इनिट एलिमेंट्स देखो इसने कहाँ करा दिया, अच्छा देखो इसने मेथड ही बना दिया इनिट एलिमेंट्स, जो हम इसके पहले बनाए थे ना। और हम ये भी कहते हैं, लिख दो, हाँ आई डोंट वांट
init test, I don't want test ng and init elements method in page class. I want to initialize and create object of page class from test case. वो सब बताएगा यार, एकदम बढ़िया से बात करेगा। ये देखो अब बनाया है, अब देखो नहीं किया ना, अब नहीं किया, अब देखो पेज वाइज क्लासेस के अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं किया, टेस्ट है। और अब कौन वाला अप्रोच चला, लेकिन अब ये वाला बनाया कि मतलब पेज फैक्ट्री डॉट इंग्लिश में ड्राइवर भेजा, और हम क्या भेज रहे थे, लॉगिन पेज डॉट क्लास ना, और ये क्या भेजा, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट। अब ये भी इससे बोले why you are doing this you can pass like you can use like this also। और फिर ये लाइन क्या कर दी, ओहो ओ सॉरी क्या वो इंटर हो गया था ना, फिर बना के देगा अंतिम में। ये बात उसको तुम्हारी पिछली बात भी याद रहती है, ऐसा नहीं है कि पिछली बार तुम जो 4 सवाल पहले पूछे हो उसको दिमाग में लेके चलता है 5वां जवाब देने के टाइम पे। ये देखो ऐसे कर दिया कि नहीं कर दिया, बढ़िया बना के देगा, एग्जाम्पल के साथ सब कुछ, हर चीज। कहो कि जेनरिक मेथड बना दो, उसमें ट्राई कैच भी डाल दो, उसमें ये कर दो यार, रिपोर्टिंग कर दो, उसका कोड लिख के दो। मतलब ये है, पहले इसका पोटेंशियल समझो। तुम लोग को क्या लगता है जैसे गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं मिल जाता है, ये वो चीज़ नहीं है। ये सामने एकदम समझदार बुद्धिमान आदमी बैठा है जिसे सब आता है, और तो ऐसा ही नहीं, और उसे तुम्हारी भाषा तुम्हारी बात सब समझ में आती है। तुम्हें क्या चाहिए, अच्छा तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, अच्छा ठीक है हम ऐसे बना के दे रहे हैं। फिर हमको ये बात इसमें नहीं समझ में आई, इसको ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करो, वो कहेगा ठीक है लो जी। मतलब तुम पूछते पूछते सवाल थक जाओगे। और ऐसा नहीं है गूगल की तरह कि जब सवाल पूछा तो इसके बाद 10 जवाब मिले, जाके ढूंढ रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, क्या है कहाँ नहीं है ना। 10 साइटों पे अलग अलग जाके देखते हैं ना क्या सही है क्या गलत है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बोलो इससे ना यार हमें मैनुअल टेस्टिंग की ये कंसेप्ट यार लिख के दे दो, दे देगा। यार कोई एग्जाम्पल बताओ, एक ई कॉमर्स के एप्लीकेशन के ऊपर इसको सेट करके दिखाओ। हाँ टेस्ट केस लिखो, रिग्रेशन टेस्टिंग बताओ, और एक ई कॉमर्स एग्जाम्पल के साथ। यार तुम भी जब जवाब दोगे इंटरव्यू में पूछे रिग्रेशन बोलोगे, देखो सही जवाब देना ये होता है, काम करने की यही निशानी होती है जब आप उस जवाब को अपने प्रोजेक्ट से क्या करते हो, कोरिलेट करके जवाब देते हो, है ना। तभी तो पता चलेगा काम कर रहे थे। उससे बोलो भैया हमें रिग्रेशन बताओ और एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, तो कहेगा ठीक है। स्मोक बताओ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ और एग्जाम्पल के साथ बताओ, लिखेगा यार। तुम्हें सिर्फ बोलना भर है, इससे कहना भर है, और इसी लिखने को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे
उतना अच्छा जवाब मिलेगा। जितना ज़्यादा इसको कंटेक्स्ट समझाओगे, बैकग्राउंड समझाओगे अपने सवाल का, उतना ही अच्छा तुमको ये जवाब। इसका जवाब ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ ले आके दे रहा है। एआई इस पे काम नहीं करता है। एआई कहता है कि सब कुछ पढ़ा तो है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से हम जवाब बनाएंगे चीज़ों का इस्तेमाल करके और फिर तुमको जवाब देंगे, है ना। और फिर यही कहोगे, यही जवाब हमको दूसरे तरीके से, हमको नहीं बात समझ में आ रही, तो भी कुछ नहीं बोलेगा कि नहीं भैया, ना कहेगा ठीक है चलो जी दूसरे तरीके से इस जवाब को ले लो। समझ रहे हो, उसका पोटेंशियल ये है, कुछ भी करवा सकते हो। जो भी कहोगे, कोड लिख दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बना दो, वो बना दो। अरे यही नहीं, मेरा तुम्हारा कोड है नहीं चल रहा है, एरर आ रही है, कोडवा कॉपी करके पेस्ट करके दे दो तो ये गलत है, क्या है में एरर आ रही है फलाने लाइन पे, तो ये हाँ सही करके, हाँ वो पढ़ेगा, बताएगा फलाने जगह यहाँ यहाँ गलती है और इसका सही कोड ये होगा। आई बात समझ में? इतना पोटेंशियल है, तो मतलब हर चीज बताने को रेडी है। और उसी सवाल को चार जवाब, उस जवाब को चार तरीके से देने को भी रेडी है, जो आपको फिट बैठे आपके हिसाब से। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के भी सब क्वेश्चन है भाई, एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना, कि ये एकदम पूछते हैं बेनिफिट क्या है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का, ठीक है, ये भी इससे पूछो। नोट्स बनवा लो जो चाहिए हो अपने, और कहो कि उसमें बोल भी दो कि थोड़ी वो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश मत यूज़ करो, बड़ी सिंपल इंग्लिश यूज़ करो, ये बोल दो, कहेगा अच्छा ठीक है। वो इंग्लिश भी क्या करेगा, तो मतलब नॉर्मल बहुत वर्ड्स यूज़ करने का, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करने से बचेगा जवाब में। मतलब जो भी तुम इससे कहोगे ये सब कुछ कर सकता है, बस ये जान लो, ठीक है। तो अब तो ये तुम्हारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या हो गया,